Hello students, how are you? I hope you are all safe at your home. So हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी में हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स को पढ़ लिया है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर और रेन। ये हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए। सो टुडेज आवर टॉपिक इज मॉइस्चर। मॉइस्चर भी वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, बस वही देखना है हमें। सो लेट अस स्टार्ट। व्हेन वाटर इवापोरेट फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, ये हमें पता है कि जब वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेट कैसे होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि वो स्टीम बन के ऊपर जाता है, उड़ जाता है, कहते हैं ना भाप बनकर उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है एंड इट बिकम वाटर वेपर। जैसे आपने देखा ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, है ना, जब मई जून में गर्मियाँ होती हैं, तो जब हम लोग कपड़े अपने बाहर डालते हैं, धुले हुए कपड़े बाहर डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वो सूख जाते हैं। वहीं पर अगर हम रेनी सीजन में वही कपड़े हम बाहर डालें तो वो शाम तक भी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि जो रेनी सीजन है उस वक्त एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वहीं पर जब हम समर सीजन में वो कपड़े बाहर डालते हैं और वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है एयर में, इसीलिए वो क्या करता है, इवापोरेट बनाकर वो पानी उड़ जाता है जो कपड़ों के अंदर होता है। और रेनी सीजन में क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, पहले से ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो इवापोरेट नहीं हो पाता है। तो मॉइस्चर क्या है? व्हेन वाटर इवापोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है भाप बनकर, एंड इट बिकम वाटर वेपर। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मॉइस्चर क्रिएट होता है। मॉइस्चर कैसे क्रिएट होता है? मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। और जब मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, हर जगह मॉइस्चर होता है, जब रेनी सीजन होता है तो मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं जब बिल्कुल अनबियरेबल गर्मी होती है कि पसीना सूखता ही नहीं है, पसीना आता रहता है, पसीना सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो अनबियरेबल कंडीशन हमें लगती है, अनबियरेबल। सो वार्म वाटर, जितना वाटर वार्म होगा क्या होगा? मोर वाटर वेपर, उतने ही वाटर वेपर ऊपर जाएगा, एंड मोर ह्यूमिडिटी, और उतनी ही ज़्यादा मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। बट जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, पहले से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, और जो वार्मर वाटर है वो इतना ज़्यादा वार्म नहीं है कि वो पानी को इवापोरेट कर सके, वाटर को इवापोरेट कर सके। सो मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज नोन द मॉइस्चर। वाटर वेपर राइजेस, वाटर वेपर क्या होते हैं? राइजेस होते हैं। ये हमें पता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये तो पता है ना कि जितना एलिवेशन ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो क्या हो रहा है? वाटर वेपर राइजेस, कि यहाँ पर ये वाटर बॉडीज हैं, सनरेज यहाँ पर आई और इससे क्या हुआ? पानी इवापोरेट होना शुरू हुआ, वेपर बनकर ऊपर जाना शुरू हुआ, एंड स्टार्ट कूलिंग। ऊपर जाकर क्या होता है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था लेकिन ऊपर टेम्परेचर कम है, तो कम होकर क्या होगा? स्टार्ट कूलिंग, वो जो वेपर हैं वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगे, और जब वेपर ठंडा होना शुरू हो जाएंगे देन कंडेंसेशन, उसके बाद क्या हुआ? कंडेंसेशन, एंड देन कंडेंसेशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब जो वेपर थे, कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ और उससे वो कन्वर्ट होने लगे किसमें? ड्रॉपलेट में, ड्रॉपलेट्स में, बूंदों में कन्वर्ट होने लगे, और फिर क्या हुआ किया उन्होंने? क्लाउड्स को फॉर्म किया, क्लाउड्स बनाया। एंड व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ती गई, जो वेपर थे एक दूसरे के साथ जुड़ कर उन्होंने ड्रॉपलेट बनाई, और जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई, क्या? ड्रॉपलेट्स हैवी हो गई,
टू फ्लोट इन एयर। अब वो क्या कर रही है, अब वो हवा में उड़ नहीं पा रही है। मॉइस्चर क्या हवा में उड़ता रहता है ना, कि चारों तरफ हमारे मॉइस्चर है, तो वो अब इतनी हैवी हो गई कि अब वो फ्लोट नहीं कर पा रही है एयर में। देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। जब वो हवा में तैर नहीं पा रही हैं तो क्या करेंगी, वो बूंद बूंद करके जमीन पर गिरने लगेंगी, जमीन पर आने लगेंगी एज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के रूप में वो धीरे धीरे जमीन पर आने लगेंगी। इट इज मॉइस्चर एंड देन प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। अगर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, यहां पर हमने लिक्विड इसलिए कहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कैसे, स्नोफॉल भी हो सकता है ना, स्नोफॉल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में जमीन पर आ रहा है, पानी के रूप में, वाटर के रूप में आ रहा है अर्थ पर, देन इट नॉन एज द रेन, तभी हम उसको बारिश कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिना रेनफॉल्स के तो क्या होगा कि बहुत सारे जो फार्मर हैं जो टोटली डिपेंड है किस पर, रेनफॉल पर, तो वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। एंड प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। जो लैंड जो जमीन का या फिर वाटर का जो लेवल है, वाटर टेबल है, उसको जनरेट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए कैसे, जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो रूट्स है वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, वो पानी को सोख लेती हैं एंड देन प्रिवेंट फ्लड, फ्लड को प्रिवेंट करती हैं। कैसे, ये तो समझ में आ गया कि प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। ये तो समझ में आया कि जो प्लांट है वो रूट में उस पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर उससे जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता है। लेकिन वो फ्लड को कैसे रोकते हैं, फ्लड को कैसे रोकते हैं कि ये लैंड है और यहां पर इस लैंड पर बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, और एक ये लैंड है, यहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, बिल्कुल लूज है। तो क्या होगा, यहां पर जो रेनफॉल होगी उस रेनफॉल को ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, वाटर को, पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। वहीं पर हम इसकी लैंड की बात करें जहां पर कोई भी प्लांट नहीं है तो क्या होगा कि वाटर अब्सॉर्ब नहीं होगा, और वाटर अब्सॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, वो एज इट इज फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो क्या आएगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी। तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लड को प्रिवेंट करने में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल का मैकेनिज्म है, जिस तरह से रेनफॉल होती है, वी कैन डिवाइडेड और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो रेनफॉल है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ये तीनों किस तरह की रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल से मतलब है जो रेनफॉल साइक्लोन्स के आने से होती है, कि यहाँ वाटर बॉडीज हैं, यहां से क्या कोल्ड करंट आई और यहां से हॉट वाटर है, हॉट करंट है, तो क्या करेंगे, इसको इवापोरेट कर देंगी। इवापोरेट करेंगी तो वाटर वेपर ऊपर चली जाएंगी और वहां से वो फिर प्रेसिपिटेट करेंगी, रेनफॉल करेंगी। इट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, जो साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होती है, इट इज नोन एज अ साइक्लोनिक रेनफॉल। सेकेंड इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक का मतलब है जो रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर, जैसे ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, तो यहां से जो मॉइस्चर लैडन विंड है, जो मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं वो आई यहां पर, और यहां पर क्या है, यहां पर रिलीफ फीचर है, यहां पर एलिवेशन है, तो क्या करेंगे, वो धीरे 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 इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगी, और चढ़ना शुरू करेंगी तो क्या होगा, नीचे से जब वो चढ़ रही है तो यहां से क्या हो रही है, यहां से हीट अब्सॉर्ब हो रही है, यहां से हीट मिल रही है, और तो हीट लेकर वो क्या करेंगी, यहां पर जाकर वो कंडेंसेशन करेंगी, इवापोरेशन होगा, यहां पर वो क्लाउड्स बनाएंगे और क्लाउड्स बनाकर उसको प्रेसिपिटेट कर देंगी, ऐसे करके बारिश हो जाएगी। तो मॉइस्चर लैडन विंड्स जैसे जैसे ऊपर चढ़ती हैं रिलीफ फीचर्स पर, तो नीचे से क्या करती है, वो हीट को अब्सॉर्ब करती है, और हीट अब्सॉर्ब करने से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और क्लाउड फॉर्म होने से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है। एंड थर्ड इज द
कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल जो जनरली रेनफॉल होती है कि क्या हुआ, जैसे कि इवापोरेट हुआ, वाटर इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होकर क्या हुआ, वो कंडेंसेशन हुआ, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद वो कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ, और क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के बाद सिंपली बारिश होने लगी। इट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो आई होप जो 3 टाइप्स की रेनफॉल है वो तीनों आपको समझ में आ गई हैं, और मॉइस्चर किस तरह से क्लाइमेट को और वेदर को इफेक्ट कर रहा है वो भी आपको समझ में आ गया है। अभी हमें साइक्लोन्स को और पढ़ना है। साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, बस वो साइक्लोन्स देखना है। और एक केस स्टडी जो आपकी बुक में दी हुई है, जो उड़ीसा का साइक्लोनिक केस स्टडी है, वो और हमें देखनी है, तो उसको देख लेते हैं हम। तो साइक्लोन्स क्या है वो देखते हैं। साइक्लोन फरी ऑफ नेचर। फरी ऑफ नेचर, फरी का क्या मतलब होता है? फरी का मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा। जब प्रकृति में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया तब उसने अपना एक रुद्र रूप दिखाया, और वो रूप क्या था? वो था साइक्लोन। कैसे? अब जो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है वो क्या, व्हाट इज साइक्लोन, कि साइक्लोन है क्या, पहले वो तो पता चले कि साइक्लोन है क्या। तो व्हाट इज साइक्लोन? अब साइक्लोन क्या है? साइक्लोन को देखिए पहले। ये देखिए, ये इंडिया का मेन लैंड है यहां पर, और यहां पर क्या है, यहां पर दूसरी कंट्रीज हैं। तो साइक्लोन्स के लिए, साइक्लोन के लिए जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि जो एयर प्रेशर है वो 3 टाइप से होना चाहिए, कि यहां पर ये लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है, और ये भी लैंड एरिया है। यहां पर वाटर पर क्या है? लो प्रेशर है। यहां पर भी हाई प्रेशर है, यहां पर भी हाई प्रेशर है, और यहां पर भी हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर हो गया, यहां पर भी हाई प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर। तो क्या होगा कि जो टेंडेंसी ऑफ विंड्स है वो क्या है, किस तरह से फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और लो प्रेशर कहां है? लो प्रेशर है वाटर बॉडीज पर, यहां पर है लो प्रेशर। तो यहां से भी विंड चलना शुरू हुई लो प्रेशर की तरफ, यहां से भी विंड चलना शुरू हुई लो प्रेशर की तरफ, और यहां से भी विंड चलना शुरू हुई लो प्रेशर की तरफ। अब यहां से भी विंड्स यहां पर आ रही हैं, यहां से भी आ रही हैं, और यहां से भी आ रही हैं, और यहां पर है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे क्या होगा कि विंड्स गर्म होंगी, वार्म अप होंगी, और यहां से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, और ऊपर उठने के बाद वो क्या करेंगे? एक सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू हो जाएंगी। सर्कुलर फॉर्म में क्यों घूमना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि यहां से भी एयर आ रही है, इधर से भी एयर आ रही है, और इधर से भी एयर आ रही है। अब दोनों तीनों तरफ से एयर आ रही है, तो यहां से भी एयर आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई, तो एक ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर देगी। और सर्कुलर फॉर्म में घूमते घूमते, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो मूव करती है, जब वो घूमते हुए मूव करती है, तब वो डिस्ट्रक्शन करती है। और तब जो कोस्टल एरिया है, ये वाला, ये जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, यहां पर जब वो हिट किया उसने, तभी वो क्या हुआ? फेरी ऑफ नेचर या फिर डिस्ट्रक्शन। उसी के केस स्टडी है आपकी बुक में, वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो आई होप जो साइक्लोन है वो समझ में आ गया है कि साइक्लोन के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि 3 साइड से एयर आनी चाहिए। तो 3 साइड से एयर आ रही है यहां पर, कहां पर? वाटर बॉडीज पर, और यहां पर वो एक ऐसे सर्कुलर फॉर्म में उसने घूमना शुरू कर दिया है। इट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन जो नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे इस तरह से आएंगे। और वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर कैसे आएंगे? क्लॉकवाइज, वहां पर इस तरह से आएंगे। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। अब समझ में आ गया ना साइक्लोन क्या है। अब हमें एक केस स्टडी पढ़नी है, स्टडी ऑफ उड़ीसा साइक्लोन की, जो उड़ीसा में 1999 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था।
तो वो कहाँ पर जनरेट हुआ, किस तरह से उसने वहां के लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया, किस तरह से वो बना और किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से उसने उड़ीसा पर डिस्ट्रक्शन किया। सो उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट, इंडिया। और क्या बोल रहा है, उड़ीसा लोकेटेड इन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां पर उड़ीसा है। देन आंध्र प्रदेश, यहां पर आंध्र प्रदेश है। तो यहां की बात कर रहे हैं कि हम ईस्टर्न कोस्ट पर क्या है, उड़ीसा है। एंड इट प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल, और यहां पर बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। तो यहां पर जो साइक्लोन जनरेट हुए थे उन्होंने यहां पर जनरेट हुए एंड देन दे मूव्ड टुवर्ड द उड़ीसा और टुवर्ड द कोस्टल एरियाज, यहां से ऐसे मूव करना शुरू किया और यहां पर जाकर इस पर डिस्ट्रक्शन किया। एंड सुपर साइक्लोन occurred on 29th of October, कब आया था ये जो सुपर साइक्लोन, क्यों कहा गया है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन उसने किया था, बहुत ह्यूज था वो, इसीलिए उसको कहा है सुपर साइक्लोन। occurred on 29th of October 1999 and that devastated large portion of the state, और ये जो स्टेट है वहां पर उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। एंड द डैमेज कोज्ड वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स, और जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो मेनली 3 फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। एंड विच वर द फैक्टर्स, फर्स्ट इज द विंड्स, विंड्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। वेलोसिटी से क्या मतलब है, वेलोसिटी से मतलब जो विंड्स की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, लगभग 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड से हवाएं चल रही थी। अब ये सोचो कि जब यहां से और यहां से इतनी तेजी से हवाएं आ रही हैं तो कितनी तेजी से वो साइक्लोन डेवलप हुआ होगा, कितनी तेजी से वो साइक्लोन बना होगा। वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो स्पीड, एयर की स्पीड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्या है वो, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका नेम बताया था। अब ये आपका एक क्वेश्चन, एक होमवर्क हो गया कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताएं जिससे स्पीड ऑफ द विंड्स को मेजर किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, ये आपका होमवर्क। अच्छा चलिए, उस इंस्ट्रूमेंट में भी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इतनी ज्यादा स्पीड थी कि वो इंस्ट्रूमेंट भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड रेन, बहुत ज्यादा रेन, बारिश हुई बहुत ज्यादा। एंड टाइडल सर्ज, और टाइडल सर्ज क्या होते हैं कि जो वाटर लेवल है, जैसे ये सी है, सी का जो लेवल है अचानक वो ऊपर उठ जाए, बहुत ऊंचे ऊंचे उठने लगे उसकी लहरें, वो है टाइडल सर्ज। सो ये 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे, विंड, वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ यहां पर मतलब उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो देखिए, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन originated as the depression in the Gulf of Thailand। यहां पर है गल्फ और थाईलैंड, और यहां पर वो जनरेट हुआ था, एक डिप्रेशन के रूप में जनरेट हुआ गल्फ ऑफ थाईलैंड में। एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट, धीरे धीरे उसने मूव करना शुरू किया। कहां पर, ये साइक्लोन यहां पर जनरेट हुआ, कहां पर, थाईलैंड के गल्फ ऑफ थाईलैंड में जनरेट हुआ। एंड देन इट स्टार्टेड मूव टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, ऐसे वेस्ट हो गया ना, इस तरफ उसने मूव करना शुरू किया। एंड इट रीचेस द अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहां पर पहुंचा, यहां से शुरू हुआ और पहले यहां पर पहुंचा। फाइनली इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन, और यहां तक आते आते उसकी जो स्पीड थी, उसका जो
फॉर्मेशन था बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत वो एक सुपर साइक्लोन बन गया एंड हिट द उड़ीसा कोस्ट ऑन 29 अक्टूबर 1999। और यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्ट को उसने सबसे ज्यादा इफेक्टेड किया, हिट किया। कब किया? 29 अक्टूबर 1999 को और एट 10:30 AM सुबह के 10:30 बजे। लेकिन जब उसने अटैक किया, जब उसने हिट किया उड़ीसा को, तब ऐसे लगने लगा जैसे शाम हो गई हो, बिल्कुल घने बादल छा गए, चारों तरफ अंधेरा हो गया, ऐसे लगने लगा जैसे शाम के 7 बज गए हों। इस तरह से वो सुपर साइक्लोन आया और उसने उड़ीसा को हिट किया। सो नाउ वी कैन मेड अ डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन। एक साइक्लोन को हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि साइक्लोन कैसे बनता है। सो इट इज अ साइक्लोनिक मूवमेंट, इट इज अ साइक्लोनिक मूवमेंट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन्स आते हैं, याद रखें आप लोग। एंड इट इज साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ विंड्स ऑन द ओशन ड्यू टू डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशन। डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशन पता है ना कि यहां और ये अलग अलग दूसरी कंट्रीज हैं, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर। तब यहां से एयर यहां चलनी शुरू हुई, क्योंकि टेंडेंसी तो वही है ना, हाई टू लो, तो हाई से इधर, यहां से इधर ना। जब चारों तरफ से, तीनों तरफ से एयर्स आ रही है तो कैसे क्या होगा, ये ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू हो जाएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन ड्यू टू डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशन, तीनों तरफ से एयर प्रेशर डल रहा है, इसके ऊपर एयर प्रेशर पड़ रहा है, उसी की वजह से ये साइक्लोन बन रहा है। सो इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन। अब ये जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था, उसने उड़ीसा में किस तरह से इफेक्ट किया, वहां के लोगों को किस तरह से इफेक्ट किया, किस तरह से डैमेज किया, किस तरह से वहां पर डिस्ट्रक्शन किया। सो देयर वाज अ ह्यूज डेवास्टेशन इन उड़ीसा। उसने बहुत कोहराम मचाया उड़ीसा में, बहुत ज्यादा उसने डेवास्टेशन किया, डिस्ट्रक्शन किया। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक, लोगों के जो बहुत सारे जानवर से लाइफ स्टॉक थे वो सब क्या हो गए, मारे गए। एंड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेवीली डैमेज। जो क्रॉप्स थी, जो खेतों में उनकी फसलें खड़ी हुई थी, जैसे पैडी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो सब खत्म हो गए, वो सब डैमेज हो गए। एंड ड्यू टू सैलिनिटेशन, ड्यू टू सैलिनिटेशन a large tract of agricultural land have turned infertile। सैलिनिटेशन का मतलब कि जो साइक्लोन आया, तो साइक्लोन यहां से जब अंदर चला गया यहां पर, तो यहां पर जाने के बाद जब वापस चला गया, जो समुद्र का पानी था, ओशन का पानी था, सब वहां पर चला गया, लोगों के खेतों में चला गया। उनके जब वो साइक्लोन खत्म हो गया तो पानी तो वापस चला गया, लेकिन जो सॉल्ट था, जो सैलिनिटी थी वाटर की, वो मिट्टी में ही रह गई, सॉइल में रह गई और उसी में वो मिल गई। और सॉइल में मिलने से क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो इनफर्टाइल हो गई, वो कन्वर्ट हो गई इनफर्टाइल सॉइल में। एंड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बम्बू प्लांटेशन, जो बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स किए जा रहे थे, वो सब खत्म हो गए, वो सब डिसअपियर्ड हो गए। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश। जो मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या होते हैं बच्चा, यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर होते हैं, कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल एरियाज में होते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल यहां पर कोस्ट पर होते हैं कि वो आधे पानी में और आधे लैंड पर होते हैं। तो इस तरह के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं कि जो उसका पानी है, वाटर है सी का, वो लैंड में उसको एंटर नहीं करने देते। जब उसका इतना ज्यादा फोर्स था तो ये सारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे ये सब वहां से खत्म हो गए, ये सब वहां से खत्म हो गए, सब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, सब सबमर्ज हो गया, सब पानी में डूब गया। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया किसने, जो उड़ीसा में 29 अक्टूबर को
एक साइक्लोन आया, उसमें लगभग 10,000 जो पीपल्स थे वो मारे गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूखमरी से और बीमारी से मारे गए। एंड अबाउट 2.5 मिलियंस डोमेस्टिक एनिमल्स वो खत्म हो गए। एंड अप्रोक्सीमेटली 2,75,000 होम्स डिस्ट्रॉय हो गए। एंड 2 मिलियंस पीपल्स ऐसे थे जो होमलेस हो गए, जिनके सब घर टूट गए, कुछ नहीं बचा। और इससे लगभग जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट थे 14 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड 28 कोस्टल टाउन्स इससे इफेक्टेड हुए साइक्लोन से। और 2 जो मेजर सिटीज थी, कौन सी, भुवनेश्वर और कटक, वो उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई। तो साइक्लोन था वो कितना हाई था, कितना हाई साइक्लोन था, या कितना ज्यादा डेवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था। उसका वार्निंग पहले ही दे दिया गया। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऐसे थे, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ऐसी थी जो अपने घर छोड़कर चले गए थे। कहां से, जो साइक्लोन आया था वहां से पहले ही उन्होंने उसको छोड़ दिया था, स्टॉर्म आने से पहले ही छोड़ दिया था। एंड रेड क्रॉस सोसाइटी उन्होंने इमीडिएट मेजर्स दिया। उसके अलावा जो आर्मी थी, रेड एयरफोर्स थी, उन्होंने रेस्क्यू वर्क किए। और रेलवे रोड्स ये सब डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये सब खत्म हो गए। तो जो रिलीफ वर्क था लोगों तक इजीली नहीं पहुंच पाया। तो आई होप जो साइक्लोन्स हैं वो कैसे आए, कैसे जनरेट हुए, किस तरह से उन्होंने डिवास्टेटिंग किया, किस तरह से उन्होंने डैमेज किया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ऑल द क्लियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, stay safe, stay connecting. Thank you very much.